हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझते हैं रेस्पायरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र का मतलब है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। और सांस लेने से संबंधित जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होंगी, जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होंगी, उसे ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। हम जानते हैं कि सांस लेना हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा काम है। अगर कोई आदमी सांस नहीं ले रहा है तो समझ जाइए कि वो आदमी जिंदा नहीं है, वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो मर चुका है। तो हमारे जीवन के लिए श्वसन बहुत ही ज़रूरी है। श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हम लोग यानी जितने भी जंतु हैं वो आदमी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, मछलियाँ हो सकती हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, और सांप हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। जितने भी जंतु की कैटेगरी में आते हैं वो सभी ऑक्सीजन को लेते हैं। और जितने भी प्लांट की कैटेगरी में आते हैं यानी कि पेड़ पौधों की कैटेगरी में आते हैं, वे अपने सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि हमारा और उनका एक दूसरे का अपोजिट कनेक्शन है। हमारा और पेड़ पौधों का अपोजिट कनेक्शन है। हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो वो लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे कि ये प्रक्रिया बनी रहती है। हम जो छोड़ेंगे वो लोग वो ग्रहण करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस को लेने की और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया ही ऑक्सीकरण कहलाती है। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की भी क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये है कि श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर गर्म रहता है। सांस लेने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमारा शरीर गर्म रहता है। अब हमारा शरीर गर्म रहने का कारण क्या है? हमारा शरीर गर्म क्यों रहे? तो इसका भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा शरीर गर्म हो। ठंडी और गर्मी का अनुभव केवल हमारी बाहरी त्वचा पे पड़ता है। जिस दिन ठंडी हमारे शरीर के अंदर चली गई तो आदमी मर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्वस्थ शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा। उससे अगर काफ़ी कम हो गया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। और हमें जो गर्मी लगती है वो भी हमारे बाहरी त्वचा पे लगती है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस हर कंडीशन में ही रहता है। अगर किसी के शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो इसका मतलब उसे बुखार हुआ है। तो ठंडी या गर्मी हमारे केवल बाहरी त्वचा पे पड़ता है। ये इसीलिए हमारे शरीर का ऊष्मा का बना रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि श्वसन के कारण होती है। अब यहाँ पे लिखा है ऊष्मा स्थिर रहने के कारण। हमारे शरीर में ऊष्मा को मेंटेन रहना चाहिए, ये तो हमने समझ लिया। इसके क्या क्या कारण होते हैं कि हमारे शरीर की ऊष्मा बरकरार रहती है, बनी रहती है? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है श्वसन, ये तो हमने यहीं पे पढ़ लिया कि श्वसन के कारण ही हमारे शरीर की ऊष्मा बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। और दूसरा कारण है रक्त का परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब है रक्त जो हमारी नसों में बहती है, उससे भी हमारा शरीर गर्म रहता है। तो इसीलिए जिंदा आदमी का शरीर गर्म रहता है और मरने के बाद आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि मरा हुआ आदमी न तो सांस ले सकता है और न ही उसके नसों में खून दौड़ सकता है। इसलिए हमारे शरीर में ऊष्मा का बने रहना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन के अंग के बारे में कि कौन से जानवर हैं, कौन से एनिमल किस अंग से सांस लेते हैं। तो सबसे पहले है स्तनधारी। स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? लंग्स यानी कि फेफड़ा से। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। तो जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी, शेर, ये सब जो भी बच्चे पैदा करेंगे उसे हम स्तनधारी कहेंगे। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप किससे सांस लेते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कि लंग्स यानी कि फेफड़ा। हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। कोई नहीं बोलेगा कि हम नाक से सांस लेते हैं या हम मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक और मुंह हवा को अंदर जाने के रास्ते हैं। इससे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगी, हमारे लंग्स तक पहुंचेगी। ये केवल रास्ते हैं ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने के। हमारे सांस लेने का अंग जो है वो है लंग्स यानी कि फेफड़ा।
अगर किसी आदमी को कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि वो मुंह से या नाक से सांस नहीं ले पा रहा है तो डॉक्टर सर्जरी करके उसके गले पे यहाँ काट के यहाँ पे छेद बना देते हैं, तो यहाँ से भी आसानी से सांस ले पाएगा। हमारे शरीर के अंदर एयर जानी चाहिए बस। अगर नाक और मुंह से नहीं जा पा रही है, यहाँ सर्जरी करने के बाद यहाँ पे होल कर देते हैं तो यहाँ से हवा अंदर जाती है। मतलब ये है कि हवा को हमारे लंग्स तक पहुँचना चाहिए, चाहे नाक से पहुँचे, चाहे मुँह से पहुँचे, चाहे यहाँ पे छेद करके पहुँचे। अब कोई नॉर्मल आदमी यहाँ तो छेद करवाएगा नहीं कि शौक के नाते हम यहाँ पे छेद करवा लें और यहाँ से सांस लें। जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी उसी का सर्जरी यहाँ पे होगा और यहाँ से सांस लेगा। नहीं तो वैसे ही तो हम फिट हैं, नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। जलीय जीव, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो सांस लेते हैं गिल्स यानी कि गलफड़े से। मछलियों को आपने देखा होगा कि उनके मुंह के दोनों तरफ, हमें ऐसा लगता है कि उनके मुंह के दोनों तरफ फट गया है। दरअसल वो फटा नहीं होता है, वही है गिल्स यानी कि गलफड़ा। मछलियाँ मुंह से पानी को लेती हैं और गलफड़े से निकाल देती हैं। पानी को वो निकाल देंगी, लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन है उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेंगी और उसी से सांस लेती हैं। तो मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गलफड़े से यानी कि गिल्स से। जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। श्वास नली इसको कहते हैं, यहाँ से जो नली यहाँ लंग्स तक गई होती है वही है ट्रैकिया, श्वास नली। तो कीड़े मकोड़े उसी से सांस लेते हैं। मेंढक 3 प्रकार से सांस ले सकता है। मेंढक एक ऐसा जीव है जो 3 तरह से सांस ले सकता है। कैसे? मेंढक जब छोटा बच्चा होता है, मेंढक के बच्चों को हम टेडपोल कहते हैं। टेडपोल किससे सांस लेता है? गिल्स यानी कि गलफड़ा। मेंढक का छोटा बच्चा जो होता है वो मछलियों के जैसा ही लगता है। बचपन में हम लोग मछलियाँ पकड़ने जाते थे तो मेंढक के बच्चे और मछलियों के बच्चे में हम फ़र्क महसूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन उसको हाथ में उठाने के बाद अगर देखेंगे तो उसके अंदर पैर होता है। मेंढक में पैर होता है, मछलियों में पैर नहीं होता। तो इससे उसकी पहचान होती है कि ये मेंढक का बच्चा है और ये मछली का बच्चा है। बाकी इसको पहचानने का और दूसरा कारण हमारे पास नहीं था। तो जब मेंढक का बच्चा होता है वो तो मछली जैसा ही होता है। तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं? गिल्स से। तो मेंढक का बच्चा भी गिल्स यानी कि गलफड़े से सांस लेता है। अब बात आती है कि मेंढक जब ज़मीन पे रहेगा, मेंढक जब बड़ा हो जाएगा तो ज़मीन पे आ जाएगा, तो ज़मीन पे मेंढक फेफड़े से ही सांस लेता है जैसे कि अन्य जीव लेते हैं। अब मेंढक कभी कभी पानी के अंदर भी चला जाता है, या तो कभी जब सूखा पड़ा होता है तो मेंढक ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, गीली मिट्टी में मेंढक धंस जाते हैं। तो उस समय वो अपने स्किन यानी कि त्वचा से सांस लेते हैं। तो मेंढक ऐसा जीव है जो 3 तरह से सांस लेता है। बचपन में वो सांस लेता है अपने गिल्स यानी कि गलफड़े से, और जवानी में, जवानी कहने का मतलब वो बड़ा होने के बाद और ज़मीन पे रहने के बाद वो फेफड़े से सांस लेता है। और वही मेंढक जब पानी के अंदर या ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो अपने स्किन से सांस लेता है यानी कि अपने त्वचा से सांस लेता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग होता है निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, अंदर, और निःश्वसन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। ये जो क्रिया होगी सांस को अंदर लेने की क्रिया, निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, इनका मतलब अंदर, और निःश्वसन मतलब एक्सपायरेशन, तो बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है एक्सपायरेशन यानी कि निःश्वसन। इन दोनों क्रियाओं में हम किस गैस की कितनी मात्रा अपने अंदर लेते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हम उन्हीं गैसों को लेंगे जो हमारे वातावरण में अधिकतर मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन हमारे ब्रीदिंग के दौरान यही 3 गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो गैसें हम अपने सांस के अंदर लेंगे वो तो जो वातावरण में मौजूद है वही ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में 78% है, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इन सभी गैसों की इतनी मात्रा हमारे वातावरण में मौजूद है। अब इतना तो हमने ले लिया, अब हम छोड़ेंगे कितना? तो नाइट्रोजन हमारे किसी काम का नहीं सांस के दौरान, तो जितना लिया हमने उतना बाहर निकाल दिया। हेर फेर इन्हीं दोनों में होता है, और हेर फेर आप लोग याद कर लीजिए कि 4% का होता है।
ऑक्सीजन 21% हमने लिया था तो हम छोड़ेंगे 17%, 4% का हेरफेर हो गया। ये 0.03% जो कि बहुत कम है, जो कि 1 से भी बहुत कम है। तो इसको अगर हम एक प्रकार से माने कुछ नहीं है तो जो 4% हमारा बचा था 21 में से 17 ये हो गया, तो 4% यही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो याद करने का तरीका ये है कि लेंगे तो हम उतना ही जितना कि वातावरण में मौजूद है। कितना मौजूद है? नाइट्रोजन 78% मौजूद है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जो कि 1 से भी बहुत कम है। नाइट्रोजन को जितना हमने लिया उतना हमने निकाल दिया। अब हेर फेर 4% का होगा। ऑक्सीजन 21% लिया था तो निकाला 17%, जो 4% की कमी थी वो 4% यहाँ पे मैनेज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आगे आइए समझते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है? मार्ग यानी कि रास्ता। तो वायु जिस रास्ते से शरीर के अंदर जाती है वही रास्ता श्वसन मार्ग कहलाता है। वायु कैसे कैसे होते हुए हमारे शरीर के अंदर जाती है और विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे जनरली समझ लीजिए कि सबसे पहले वायु आएगी, चाहे नाक से आए चाहे मुँह से। तो मेन तो वायु जाने का रास्ता नाक ही है, क्योंकि मुंह अधिकतर केसेस में बंद ही रहता है, सोते समय मुंह बंद ही रहता है। तो नाक को ही हम यहाँ पे लेके चलते हैं। सबसे पहले वायु कहाँ आएगी? नाक में। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बालों का काम ये होता है कि हम सांस में जब हवा को लेते हैं तो हवा में कुछ डस्ट के पार्टिकल, धूल के कण, ये सब मौजूद होते हैं, जो कि उन बालों के द्वारा रोक लिए जाते हैं। कुछ कण उनसे भी आगे निकल गए तो यहाँ पे नाक में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं। और वो म्यूकस जब सूख जाता है 4-5 दिन बाद में, जिसमें कचड़ा लगा रहता है, तो उसे हम नकटी के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि हवा जो है नाक से अंदर जाएगी। यहाँ पे जो 2 छिद्र हैं नाक में उसे नासा छिद्र बोलते हैं। नाक के छिद्र हैं तो नासा छिद्र, और यहाँ पे जो होता है नासा कपाट बोलते हैं, जहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, इसे नासा कपाट कहते हैं। तो नासा छिद्र में आएगी, फिर नासा कपाट में आएगी, फिर यहाँ से होते हुए फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स लिखा गया है, फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स को स्वर तंत्र बोलते हैं। फेरिंग्स यहाँ होता है जब हम मुंह को खोलेंगे तो जहाँ पे होल टाइप का दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे होल चालू हो गया है, तो उसी को फेरिंग्स कहते हैं। इसके जस्ट नीचे ये मोटी वाली, इसे लैरिंग्स कहते हैं, जिसको स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र कहने का मतलब इसी से हमारी आवाज़ें निकलती हैं। अगर इसे किसी ने दबा दिया तो आवाज़ कायदे से नहीं निकलती है, तो इसे लैरिंग्स कहते हैं। अब इसके बाद जो नली फेफड़े तक गई होती है, जो मोटी नली होती है, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, यानी कि श्वास नली कहा जाता है। इसे ट्रैकिया कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैकिया में ऐसे चूड़ी नुमा कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं। ये संरचनाएं कार्टिलेज की होती हैं, यानी कि उपास्थि की होती हैं। इनका रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सांस अगर लेंगे, अगर ये नहीं रहेगा, ये जो कार्टिलेज का परत है ये नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि हमारी नली पिचक जाए और हमें सांस लेने या छोड़ने में बहुत दिक्कत हो जाए और हमारा दम घुटने से मृत्यु भी हो जाए। तो ये इसलिए होता है कि वो नली चिपक ना पाए आपस में, इसलिए। अब ट्रैकिया जो होता है, जब ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई। इसका भी नाम ब्रोंकाई और इसका भी नाम ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई जाके जब और बहुत सारे भागों में टूट जाता है तो इसे ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकाई से ये ब्रोंकियोलिस बन जाता है, ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गुच्छे जैसे, अंगूर के गुच्छे जैसे संरचनाएं हैं, उसे हम कहते हैं एल्बियोली। एल्बियोली यानी कि वायु कोष्ठक। हम सांस में जो भी हवा लेते हैं वो यहीं आके जमा होती है और यही फूलता है, तो हमारा लंग्स फूलता और पिचकता है, तो इसे हम एल्बियोली कहते हैं। और ये तो हमारा फेफड़ा है, यही हमारा लंग्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा लंग्स है। आप लोग इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे एक परत पाई जाती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये ऊतक की बनी होती है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। इसका काम ये होता है कि हमारे लंग्स को फूलने और पिचकने में सहायता करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे खिसकता है। अधिकतर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सांस लेने पर ये तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो सांस लेने पर यहाँ पे पेट की बात नहीं हो रही है, डायाफ्राम की बात हो रही है। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। तो डायाफ्राम को हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा लंग्स है, तो हमारा डायाफ्राम जो होता है वो इससे चिपका हुआ होता है, हमारे लंग से चिपका हुआ होता है।
अगर हम इसमें हवा भरेंगे तो आप देखेंगे कि ये कागज़ यानी कि जो हमारा डायाफ्राम है वो क्या होता है, नीचे जाता है या ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं हवा भरने पर हमारा डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है और हवा छोड़ने पर ये डायाफ्राम कहाँ जाता है। अगर हम इसको हवा छोड़ें तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। हवा भरने पर ये नीचे की तरफ खिसक रहा है और हवा छोड़ने पर ये ऊपर की तरफ खिसक रहा है। तो हवा भरने पर ये नीचे की तरफ खिसक रहा था और हवा छोड़ने पर ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा डायाफ्राम काम करता है। इसी चीज़ को हम फिर से समझते हैं कि वायु कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले वायु आती है नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी कि नाक में जो छिद्र है वहाँ से नासा कपाट से होते हुए फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर इस यहाँ पे और भाग में बट गई ब्रोंकियोलिस, उसके बाद एल्वियोली में आएगी। अब एल्वियोली से होते हुए वो ब्लड में जाएगी और ब्लड के बाद हमारे सेल में पहुँच जाएगी। तो सभी जगह ऑक्सीजन पहुँच गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, नासा छिद्र, नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलिस, उसके बाद एल्वियोली। एल्वियोली के बाद ये हमारे ब्लड में जाएगी और ब्लड के बाद ये हमारे पूरे सेल में पहुंच गई। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स और लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंकियोलिस, फिर एल्वियोली, उसके बाद एल्वियोली के बाद ब्लड और ब्लड के बाद सेल में। तो हमारे पूरे सेल में ऑक्सीजन का ऐसे ही फ्लो होता है। और रेस्पिरेशन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।